सादत हसन मंटो की लिखी छोटी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बरसात के यही दिन थे, खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस प्रिंगदार पलंग पर, जो खिड़की के पास थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ लिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल से नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह ठरठरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तहार पढ़ने के बाद कुछ सुस्ताने के लिए वह बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरह आकर्षित कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वह कई दिन से तेज किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के कारण बंबई की लगभग तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो सस्ते दामों पर मिल जाया करती थी, औरतों की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थी। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी का एक कारण तो यह था कि क्रिश्चियन छोकरियां दुर्लभ हो गई थी, और दूसरा यह कि रणधीर फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा और खूबसूरत नौजवान था। लेकिन उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग के पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर और विख्यात क्रिश्चियन छोकरियों से जिस्मानी ताल्लुकात स्थापित कर चुका था। उसे भली भांति पता था कि इस किस्म के संबंधों के आधार पर वह क्रिश्चियन लड़कियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जानकारी रखता था, जिनसे ये छोकरियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती थी और बाद में किसी बेवकूफ से शादी कर लेती थी। रणधीर ने बस यूं कि हैजल से बदला लेने की खातिर उस घाटन की लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हैजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे कोण से जमाकर बाहर निकलती थी और ऐसे बांकपन से चलती थी जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके कदमों में बिछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वो दिन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज्यादा रिझा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि वह अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली चीजों की नुमाइश करती थी, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र कर दिया करती थी, अपने बीते हुए पुराने रोमांस का हाल सुना देते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी औरत में भी तो ये विशेषताएं हो सकती है। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वह उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद
उसने उसके भीगे हुए कपड़े देख कर ये सोचा था कि कहीं ऐसा न हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। सुरंधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर के इस बात का मतलब समझ गई थी। उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपने लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने के कारण और भी उभर आया था। लहंगा उतारकर उसने एक तरह रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल दी। फिर उसने अपने भींची भींची टांगों से ही चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन सिमटे गड्ढे में छिप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने को कोशिश करती रही, जो भीगने के कारण बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई तो उसने मराठी में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुलेगी तो उसने चोली के दोनों सिरे दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई और उसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम प्रकट हो गई। क्षण भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने उस घाटन लड़की के सीने पर नरम गूंधी हुई मिट्टी को कमाकर कुम्हार की तरह दो प्यालियों की शक्ल बना दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गोलाई, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजे बर्तनों में होती है। मटमैल रंग की जवान छातियों में जो कुंवारी थी, एक अजीब सी गरीब किस्म की चमक पैदा करती थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीनों पर ये उभार दो दिए मालूम होते थे, जो तालाब के गंदले पानी पर जल रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। उद्घाटन की लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में सराबोर हो चुके थे, एक गंदले ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े हुए थे और वो रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। उसके नंगे बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में हलचल पैदा कर रही थी, जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गलीज लेकिन गर्म हमामों में नहाते समय महसूस हुआ करती थी। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के साथ गड़मड़ हो गए थे। उन्होंने मुश्किल से एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसके छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उन हवाई झोंकों ने उस घाटन
लड़की को पूरे बदन में एक ऐसी सरसराहट पैदा हो जाती कि खुद रणधीर भी कपकपा उठता। ऐसे या ऐसी कपकपाहट से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो इनके भजे भी बखूबी जानता था, वह इसके मजे भी बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म और नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर वो ऐसे कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल अल्हड़ थी और उसके साथ लिपटकर घर के वो सारी बातें सुना दिया करती थी जो किसी गैर के कानों के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी शारीरिक संबंध स्थापित कर चुका था जो सारी मेहनत खुद करती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन ये घाटन की लड़की जो इमली के पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारों से ऊपर बुला लिया था, बिल्कुल अलग किस्म की लड़की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही। इस बू को, जो एक ही समय में खुशबू भी थी और बदबू भी, वो सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से ये जो बदबू भी वो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के पूरे शरीर में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा था कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज इतनी करीब न होती अगर उसके जिस्म से ये बू न उठती। ये बू उसके मन मस्तिष्क में हर सलवट में रेंग नहीं थी, उसके तमाम नए पुराने अनुभवों में रच गई थी, उसके जिस्म में सरसरा रही थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से एकाकार कर दिया था। दोनों एक दूसरे में समा गए थे, उन अनंत गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी संतुष्टि से महफूज हो जाता है। ऐसी संतुष्टि जो क्षणिक होने पर भी अनंत थी, लगातार बदलती हुए होने पर भी दृढ़ और स्थायी थी। दोनों एक ऐसी जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले शून्य में उड़ते रहने पर भी दिखाई देते रहे। उस बू को जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी इसका विश्लेषण नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी सी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वो कुछ और ही थी। वो बू कुछ और ही थी। उसमें लैवेंडर और इत्र की मिलावट नहीं थी, वह बिल्कुल असली थी। औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात की तरह असली और पाक। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बगलों में वगैरह किस्म की पाउडरें छिड़कता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बदबू जाती रही। लेकिन ताज्जुब है कि उसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की खुशी महसूस हुई। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो इस बू को जानता है, पहचानता है, उसका अर्थ भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बरसात
के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते उसी तरह नहा रहे थे। हवा में सराहती और फड़फड़ाहटी खुली हुई थी। अंधेरा था लेकिन उसमें दबी दबी धुंधली धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों के साथ सितारों का हल्का हल्का गुबार नीचे उतर आया था। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर ने उस कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था, लेकिन अब उसके साथ सटा हुआ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल थी जो मौजूद थी। दिन यही बरसात के थे, मौसम भी बिल्कुल वैसे ही था। बारिश की बूंदों के साथ तारों की रोशनी का हल्का हल्का गुबार उसी तरह उतर रहा था, लेकिन वातावरण में ही ना कि इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के झूमते हुए पत्तों को बारिश के बूंदों के साथ नाच देखकर मुस्कुरा रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की अपने नंगे जिस्म को चादर में छिपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब हो गई थी। उसकी सुर्ख रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी हुई थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग के इजार बंद का एक कुंदना नीचे लटका रहा था। पलंग पर उसके दूसरे कपड़े भी पड़े थे, सुनहरी फूलदार जम्फर, अंगिया, जांधिया और वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन की बू से सूंघी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज्यादा आनंदमयी थी, वो पुकार जो स्वप्न के दायरे से निकलकर खामोश हो गई थी। रणधीर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल निकट ही पीपल के नहाए हुए पत्ते झूम रहे थे। वो उनकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ गठीले बादलों में अजीब गरीब किस्म की रोशनी धुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। ऐसी रोशनी जो पुरस्रार गुफ्तगू की तरह दबे लेकिन स्पष्ट थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गूंधे आटे की तरह मुलायम था, लेटी हुई थी। उसके नींद से मस्त बदन से हिना की इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती और जूनी की हद तक पहुंची हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की खटास, जैसे बदहजमी की डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा, जिस तरह फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती थी, उसी तरह इस लड़की के दुधियाए जिस्म पर खराशों और धब्बे तैरे हुए थे, और वो हिना के इत्र की ऊट पटांग खुशबू दरअसल रणधीर के मन मस्तिष्क में वो बू बसी हुई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी बाहरी कोशिश के स्वयं निकल रही थी।
वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसमें सौंधे सौंधे बदन की कोशिश खुशबू शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुस अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। लड़की के सियाह बालों में मुकेश के कण धुल के कणों की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकेश के इन कणों से मिलजुल कर एक अजीब रंग पैदा कर दिया था। बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की अंगियां ने जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थी, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों में बाल मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहां सुन्नी गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी किले उखाड़ कर उसी लड़की के बंद बक्स में निकाले हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ी जाती है। ठीक उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशानियां थी। जब रणधीर ने उसके तंग और चुस्त अंगियां की डोरियां खोली तो उसकी पीठ पर सामने सीने पर नरम नरम गोश्त पर झुर्रियां सी थी और कमर में चारों तरफ कसकर बांधे हुए इजार बंद का निशान। वजनी और नुकीली नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पैदा हो गई थी, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हुआ था। बरसात के यही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की कई बूंदे गिरने से वैसा ही आवाज पैदा हो रहा था जैसे रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू खुल रही थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफेद सीनों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उसकी अंगुलियों ने उस गोरे गोरे बदन की कई चिंगारियां दौड़ाती हुई महसूस की थी। उस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर रेंगटे ने उस लड़की के बदन में छड़े हुए तारों को भी आवाज सुनाई थी, मगर वो आवाज कहाँ थी? रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधियाए जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन उसे कोई कपकपाहट महसूस न हुई। उसकी नई नवेली पत्नी दुल्हन, जो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की बेटी थी, जिसने बीए तक शिक्षा पाई थी और जो अपने कॉलेज में सैकड़ों दिलों की धड़कनें थी, रणधीर की किसी भी चेतना को न छू सकी। वो हिना की खुशबू में उस बू को तलाश कर रहा था जो उन्हीं दिनों में, जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी।